What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टूडेंट आर्मी. तो कैसी है मेरी आर्मी और क्या चल रहा है आजकल? शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो? ये सारी चीजें भी आप लोग की प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है? तो काफी इंपॉर्टेंट बात बोली गई है यार, यहाँ पर बोला गया है कि विनर्स नेवर क्विट और इसी के साथ में क्विटर्स नेवर विन। अगर कोई जीतने वाला होता है, उसने एक बार कोई काम स्टार्ट कर दिया तो चाहे कितनी भी दिक्कत, कितनी भी प्रॉब्लम उसके रास्ते में क्यों ना आए, चाहे कितनी भी वो नहीं कहते हड्डल या पत्थर उसके रास्ते में क्यों ना आए, ठोकर खाएगा, गिरेगा पर फिर से उठेगा। तो ये एक तरीके से अपनी जिंदगी का एक बार जिस इंसान ने असूल बना लिया, वो इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। एक होता है दूसरी कैटेगरी के आदमी, आज कुछ चीज स्टार्ट की, मन नहीं किया, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई, छोड़ के बैठ गए, दूसरा काम स्टार्ट किया फिर उसको छोड़कर बैठ गए। ऐसे ऐसे इतनी सारी चीजें छोड़ देते हैं कि जिंदगी में इनको खुद की जिंदगी जो है वो बड़ी छोटी छोटी लगने लगती है कि यार पता नहीं क्या हो गया, जिंदगी में कुछ अचीव ही नहीं होता है। अचीव तो तब होगा जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के आगे बढ़ोगे। प्रॉब्लम हर एक इंसान की लाइफ में है और ये आगे बढ़ेगी बढ़ेगी, तो आप लोगों को इनका सोल्यूशन निकालना सीखना ही सीखना पड़ेगा। जब तक इनको इग्नोर करते रहोगे तो आप लोगों के सर पर ना प्रॉब्लम का टोकरा भरता चला जाएगा और ये भार इतना ज्यादा हो जाएगा कि सर को फाड़ के रख देगा अगर रियलिटी में आप लोग इनका सोल्यूशन निकाल कर आगे बढ़ना नहीं सीखोगे। तो सबसे पहला जो लेसन पाठ्यक्रम आप लोगों के पास में होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कोई भी दिक्कत सामने आ गई तो उस दिक्कत के सर पे एडी रखकर आगे निकलना है। जब तक कि उसका सॉल्यूशन न निकल जाए तब तक छोड़ना नहीं है उसको। प्रॉब्लम आप लोगों की जिंदगी में आ रही है तो प्रॉब्लम को ये लगी गलत इंसान के चक्कर में पड़ गई, ठीक है? तो ऐसा अगर एटीट्यूड एक बार बना लिया, जिंदगी जीने में भी मजा आएगा और आप लोगों को ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत कुछ सिखा कर भी जाएंगी। इंप्लीमेंट कर देखिए, छोटी छोटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना स्टार्ट कीजिए, आप लोग देखिएगा फिर चीजें आप लोगों के हिसाब से आराम से बदलती हुई नजर आएंगी। ये दो वीडियो यार डेली आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलती है। अगर ये दो वीडियो डेली आप लोग रेगुलर देखते हैं तो पूरा करंट अफेयर आप लोगों की मुट्ठी में होगा। इसमें ऑल इंडिया रेडियो, पीआईबी, अलग अलग न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो सारे कवर किए जाते हैं और ये तो आप लोग देख ही रहे हैं, इसमें पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर आप लोग के सामने आता है। तो काफी कुछ डिटेल में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज के इस डिस्कशन के अंदर में। यार एडिटोरियल ना आप लोगों का दिल खुश कर देंगे, गारंटी लिख कर देता हूं। एडिटोरियल सुनोगे ना आप लोगों को अंदर से फीलिंग आएगी यार आज कुछ मजा आ गया सुनने में, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया पीपीटी बनाने में। तो इतना ही मजा अब मैं उनको पढ़ाने में लूंगा, तो आप लोग भी शानदार तरीके से सुनिएगा वीडियो के एंड तक। वीडियो को आप लोग देखिएगा, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। पर लेकिन उससे पहले 5-7-10 मिनट के अंदर अंदर हम लोग एक न्यूज़पेपर का ओवरव्यू ले लेते हैं कि देश दुनिया में चल क्या रहा है, ताकि आप लोग कुछ बातें पता चल जाए, ठीक है? तो इसके बारे में बात करेंगे। वैसे जिनको ये स्टार्टिंग की जो न्यूज है जिसको नहीं देखनी होती है तो वीडियो को स्किप कर लिया करें। कई सारे बच्चे बोले सर ये मत बताया करो कि जरूरी नहीं है। देखिए यार पता होना चाहिए देश में क्या चल रहा है, उसी के बेस पर आप लोग अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। कल एक छोटी सी वीडियो बनाई मैंने, शायद आप लोगों ने देखी होगी। किस किस ने देखी पहले तो ये बताएगा। उस वीडियो में ये दिखाया गया कि एक नेचुरल वेंटिलेटर भी आप लोग बना सकते हैं अगर आप लोग हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल पा रही है, कोई ऐसी दिक्कत है। तो देखिए अगर किसी की भी जान अगर थोड़ी सी आप लोग बचा पाते हैं ना, यहाँ पर ये आप लोग समझ रहे हैं कि अगर एक इंसान की जान बच गई तो कितना बड़ा काम होगा, उस तरीके से आप लोग देखकर चलिए। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनको लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, क्योंकि कई बार बहुत बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, पर लेकिन आप लोग अगर छोटे छोटे स्टेप उठाकर चलोगे तो बड़ी बड़ी दिक्कत का भी सोल्यूशन आप लोग कर लोगे, ठीक है? तो कल हमारी कंट्री में जो केस निकल कर आए टोटल ये थे 3,32,000 केस। जो लोगों की जान गई ये थे 2,247 लोगों की जान गई। यहाँ पर ऑक्सीजन की जो सिलेंडर की कमी है वो काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिली। कई सारे राज्य में त्राहिमाम रही, क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्योंकि रास्ते में अगर ऑक्सीजन सिलेंडर सेंड भी करने हैं तो वो भी दिक्कत निकल कर आ रही है, कहीं जाम लगा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत देखने को मिल रही है। तो सेंटर को भी काम करना चाहिए इसके ऊपर प्रॉपर वे में। ऑक्सीजन ट्रेन जो है वो भी चलाई गई हालांकि, पर फिर भी जो कई सारे राज्य हैं उन तक वो चीजें नहीं पहुंच पा रही है। तो इसी के चलते यहां पर कैपिटल के अंदर भी बोला गया काफी लार्ज स्केल पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी कई जगह देखने को मिली। अब यहाँ पर जो यहाँ पर अभी एडल्ट जो पर्सन है हमारी कंट्री के, यानी कि 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिनको वोटिंग राइट मिल जाता है 18 साल का होते ही या फिर उससे ऊपर, 18 से 45 एज के जो लोग हैं उनको भी अब दवाई मिलनी स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर इसी के बारे में आप लोग भी अब इस कैटेगरी में आ गए कि दवाई वगैरह आप लोग ले सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफी प्यारा, काफी कुछ डिस्कस करूंगा। आज के 2-3 आर्टिकल ना बहुत शानदार है, सुनकर मजा आ जाएगा। एक यहां पर अगर बात की जा रही है वेस्ट बंगाल के जो इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन जो वेस्ट बंगाल में आज के डेट में वोट कंडक्ट करा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनके द्वारा यहां पर इलेक्शन जो है उसमें बेसिकली जो रोड शो है उसको रोकने की बात की जा रही है, क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर कोविड-19 के केस जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। इवन हमारी कंट्री के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो भी कोविड-19 की बीमारी से ग्रसित हो गए, तो ये दिक्कत देखने को मिल रही है। हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया यार ऑक्सीजन के सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसके लिए
स्पेशल कॉरिडोर आप लोग बनाइए ताकि प्रॉपर सप्लाई सिलेंडर की यहां पर की जा सके। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर को फटकार लगाई है इसके ऊपर कि ढंग से ये चीजें थोड़ा फॉलो करके चलनी चाहिए, जो कि काफी बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। केरला के अंदर भी वैक्सीन की शॉर्टेज है, इसके ऊपर तो एक कार्टून भी है, आप लोग देखोगे तो आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा। उस कार्टून में क्या दिखाया गया? कार्टून में ये दिखाया गया कि एक साइड में बोला जा रहा है कि सबको वैक्सीन मिलेगी। चलिए दिखाई देता हूं, वैक्सीन फॉर ऑल हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, पर लेकिन फिर जाकर देखोगे तो आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि वैक्सीन नहीं है। इनकी भी गलती नहीं है यार, देश दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलस देश है, पर लेकिन जब पता है इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है ऑलरेडी, जब पता है सारी चीजें कंडीशन कैसी है, एक साल से पता है कोविड-19 चल रहा है, तो फिर भी अरेंजमेंट न करना, तो इसको आप लोग थोड़ा सा बोलोगे कि ये गलत तरीके से स्टेप उठाए गए। तो यहां पर वही बात बोली जा रही है कि केरला के अंदर भी वैक्सीन की शॉर्टेज है और बोला जा रहा है 18 साल से ऊपर को वैक्सीन दे दो, 21 साल से ऊपर को वैक्सीन दे दो। वैक्सीन तो तब दोगे जो वैक्सीन होगी। तो यहां पर सोनिया गांधी जी बोल रही है कि वैक्सीन पॉलिसी जो है वो फेल हो चुकी है। अगर अपनी कंट्री में आप लोग देखिए, इवन हमारी कंट्री के जो पॉलिटिशियन है, अभी बात की जा रही है यहां पर सीताराम येचुरी के बारे में, इनका जो बेटा है यहां पर 12 अप्रैल से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कोविड-19 से ग्रसित था और रिसेंटली अभी इसकी डेथ हो गई। तो जिस तरीके से पॉलिटिशियन तक के बच्चे जो हैं वो नहीं बच पा रहे हैं, तो इससे आप लोग बीमारी का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर चीजें चल रही हैं। तो इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए। एक तरीके से बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका ध्यान रखिए। बाकी आईटीबीपी जो हमारी कंट्री में जिसको आप लोग बोलते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है, इनके द्वारा फिर से रीओपन कर दिए गए यहां पर जो कोविड-19 के केयर सेंटर बनाए गए थे। तो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपना काम कर रहे हैं, पर लेकिन अब की बार मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी लेट कैसे चल रही है चीजें। ठीक है, नॉर्मली पहली बार जब हमारी कंट्री में 70,000 80,000 केसेस आ रहे थे तो बड़ी तेजी से चीजें ओपन की जा रही थी। अब यहां पर 3-3 लाख केस आ रहे हैं और पता नहीं क्या आराम आराम से चीजें चल रही हैं, तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। बाकी फिर से एक पुराना पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई बार ऐसा होता है पाकिस्तान के मछुआरे हमारी कंट्री के बॉर्डर पर और हमारी कंट्री के मछुआरे पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाते हैं, तो दोनों कंट्री में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर ये एक शादी जैसा माहौल बनाकर एक सेरेमनी सेलिब्रेट करते हैं और उसमें दोनों के फिशरमैन को एक्सचेंज करते हैं। ऐसा ही कुछ माहौल आप लोगों को इंडिया और श्रीलंका के बीच में देखने को मिलता है। तो फिशरमैन का इशू भी अगर दोनों के इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो आप लोग इनको लिख सकते हैं। कई बार क्या होता है, फिशरमैन को तो छोड़ दिया जाता है, पर लेकिन गरीब मछुआरे जो बेचारे जिनकी नाव वगैरह पकड़ ली जाती है तो उनको फिर से अपनी बनानी पड़ती है, नाव कई बार रिटर्न नहीं की जाती है, तो ये कई बार दिक्कत देखने को मिलती है। तो इस तरीके के भी इशू कई बार सामने निकल कर आते हैं। आप लोगों को देखने को मिला 22 और 23 अप्रैल, यानी कि यहां पर बात की जा रही है जो 2 दिन में, अभी एक तो कल था और एक आज आप लोग यहां पर एक जो क्लाइमेट को लेकर अभी जो मुद्दा चल रहा है, तो उसमें अभी यूएसए के द्वारा डिसाइड किया गया है 2030 तक का 52% एमिशन को ये कट कर देंगे। ठीक है, तो चाइना के द्वारा बोला गया कि वो भी इसमें काम कर रहे हैं और 2060 तक का वो न्यूट्रल करेंगे। ठीक है, चाइना ने बोला कि कार्बन एमिशन जो है वो 2030 तक हो सकता है पीक पर पहुंचे, पर लेकिन आप लोग 2060 तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। मोदी साहब के द्वारा ऐसा तो कोई कंफर्टेबल जोन नहीं बताया गया कि हम लोग कब तक कंप्लीट कर लेंगे, जो कि इनको सजेस्ट भी किया जा रहा था। इनके द्वारा बोला गया कि हम लोग काफी अच्छे से इसको फॉलो करके चलेंगे, यूएसए का पार्टनरशिप हम लोग साथ में लेकर चलेंगे और इंडिया काफी टफ स्टेप उठाएगा। और ऑलरेडी यार इंडिया बहुत ज्यादा कर भी रहा है इस फील्ड में, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो बाइडेन साहब के द्वारा जो अनाउंस किए गए यहां पर ये, तो अभी इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बात की जा रही है कि अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो देखते हैं आगे क्या कंडीशन बनती है। तो ये 2030 तक का 50 से 52% 2005 के लेवल पर ये लेकर जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये इनके द्वारा अभी अनाउंसमेंट किया गया है। अलग अलग कंट्री कई सारे स्टेप उठा रही है, तो देखते हैं कैसे हम लोग इसको कंट्रोल कर पाते हैं। आईपीसीसी जो इस इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके द्वारा बोला गया है कि 1.5 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर अगर हुआ तो हमारी जो पृथ्वी है वो जलमग्न हो जाएगी, तो उसके बारे में भी हम लोग को ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। आईपीसीसी के बारे में लेक्चर ऑलरेडी है, जाकर आईपीसीसी बाय वीर आप लोग सर्च कर लीजिएगा, तो आप लोगों को जो बेसिकली पूरा समझ में आ जाएगा क्या क्या फंडा है। ठीक है, तो उस टाइम पर जब वो रिपोर्ट आई थी उसकी मैंने डिटेल में लेक्चर बनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, पॉलिटी में कोई दिक्कत हो या फिर अगर करंट अफेयर का कोई टॉपिक आप लोग को ऐसा लगे, तो जो भी मैंने बना रखे वो टॉपिक का नाम लिख लीजिए और एक बार सर्च कर लीजिए। ठीक है, बाय वीर या फिर बाय एसएलवी। ठीक है, तो आप लोगों को वहां पर सामने खुलकर आ जाएगा, जो भी होगा तो उसको आप लोग देख लिया कीजिए। ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में एक झड़प अच्छे लेवल पर पहुंच रही है। यहां पर अभी दोनों कंट्री जो है यहां पर बोला जा रहा है बीजिंग के द्वारा, तो ये बोला गया है यहां पर ऑस्ट्रेलिया को बेसिकली कि कोल्ड वॉर जैसी मेंटेलिटी ऑस्ट्रेलिया लेकर आगे चल रहा है। क्वाड ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया है, तो इसके चलते कई सारी कंडीशन देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी दोनों के द्वारा यहां पर कैंसिल कर दिए गए अकॉर्ड बिटवीन विक्टोरिया स्टेट और इसी के साथ चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, तो अभी कंडीशन दोनों के बीच में खराब हो गई है। तो देखते हैं कहां तक चीजें पहुंच पाती है। इंडो पैसिफिक रीजन में अगर बात करें तो ये काफी बड़ा एक मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं, और क्वाड ग्रुप का मेंबर है ऑस्ट्रेलिया, तो चीजें कैसे चलेंगी तो समझनी पड़ेगी। चाइना के साथ में हालांकि किसी के रिलेशन बनते नहीं है, क्योंकि चाइना जो है अपने आप को बिल्कुल ऐसे देखकर चलता है कि मेरे से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो
तो मैं तो इतना दूध का धुला हूं। तो चाइना की हरकतें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगी। पर लेकिन दूसरी कंट्री जो कि पहले दबा करती थी, अब उन्होंने दबना बंद कर दिया है। एक टाइम की इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आप लोगों को, चाइना के दबाव में आकर मालाबार एक्साइज से यहां पर हाथ खींच लिए गए थे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। पर लेकिन अब फिलहाल वो ऑस्ट्रेलिया नहीं रहा, अब मालाबार एक्साइज का भी पार्ट है, जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में स्टार्ट हुई थी 2015 में। जापान उसमें परमानेंट मेंबर बन गया, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया भी उसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अच्छा, एक और कंट्री पार्टिसिपेट कर रहा था, अब ये बताइए। और मालाबार एक्साइज अब की बार की कहां पर हुई थी, ये क्वेश्चन चलिए आप लोगों के लिए कई बार बता चुका हूं, रिविजन कर लीजिए। यहां पर हमारे लिए सोचने वाला मुद्दा है श्रीलंका, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। तो यहां पर चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या माहौल बनता है यहां पर। अभी इंडिया और चाइना के रिलेशन भी अच्छे नहीं है, पड़ोसी देश में तो चाइना के साथ ही किसी के साथ में अच्छे रिलेशन हो गए, तो माहौल काफी गर्म है। आगे बात करें, यहां पर पाकिस्तान में अभी रिसेंटली गृह युद्ध जैसी सिचुएशन बनी हुई थी। अभी यहां पर एक होटल वगैरह में भी यहां पर कुछ जो अभी यहां पर एक्सप्लोजन है, ये बम वगैरह फटकाए गए। इनके घर में देखे ना, आप लोगों ने देखा होगा कि सांप को अगर दूध पिलाओगे तो एक दिन तुम्ही को काटेगा। यही कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। पाकिस्तान में जो भी टेररिस्ट जो ग्रुप है, उनको काफी सेफ हेवन प्रोवाइड कराया जाता है। तो गवर्नमेंट अगर कुछ भी थोड़ा सा भी उनके खिलाफ में जाकर काम करना कोशिश करती है, तो तुरंत कंट्री में बम ब्लास्ट होने लगते हैं, पटाखे फटकने लगते हैं दीपावली के। तो ये सिचुएशन कैसी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है यहां पर अभी फिलहाल के बारे में बात करें, वो कहीं ना कहीं जो इनके रहमो करम पर चलती है, तो इसलिए कंडीशन ये देखने को मिलती है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बोलते तो हैं कि हाँ जनता के द्वारा चुनी गई है, पर लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो काम करती है ऐसे नजर नहीं आती होगी, आप लोगों ने देखा होगा। इजराइल के द्वारा स्ट्राइक कर दिए गए सीरिया के ऊपर, तो ये काफी बड़ा मुद्दा देखने को मिला। आफ्टर अटैक नियर न्यूक्लियर साइट यहां पर देखने को मिली। इजराइल और सीरिया के बीच में काफी रस्साकसी यहां पर चल रही है। फिलहाल देखने को मिलता है सीरिया के अंदर कई सारी, जैसे कि ईरान का हिजबुल्लाह ग्रुप जो है वो यहां पर काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो कई सारे और भी ग्रुप यहां पर जो बेसिकली इजराइल के अपोजिट में खड़े मिलते हैं। तो एक तरीके से इस तरीके से देखा जाता है कि अटैक इनडायरेक्ट वे में दूसरी कंट्री के ऊपर किया गया है, ठीक है। तो जैसे इराक के अंदर घुसकर यूएसए ने ईरान के लोगों को मार दिया, ठीक है, तो वो कंडीशन देखने को मिलती है। तो सीरिया भी यहां पर एक तरीके से बैटल ग्राउंड यहां पर देखा जाता है, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप लोग हल्का सा याद रखते हैं। वैसे आप लोगों को मैंने कई बार बताया भी इसके बारे में। लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो अपनी कंट्री यहां पर होगी, तो यहां से आप लोग देखिए हो गया सीरिया वाला रीजन, ठीक है। और इजराइल भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अभी यूक्रेन के बारे में बात करेंगे। ये यूक्रेन हो गया, ये क्रीमिया हो गया, और ये हो गया रसिया, और यहां पे इनकी पावरी हो रही है, ठीक है। अभी क्या हो रही है इनकी पावरी या पार्टी, जो भी आप लोग बोलिए, उसमें देखते हैं। अभी जो रसिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा अपना जो रवैया है थोड़ा ढीला कर लिया गया, और उनके द्वारा जो अपने ट्रूप है उनको बैक कर दिया गया। जो मैसिव ड्रिल यूक्रेन के बॉर्डर पर देखने को मिली थी, और इनके जो लीडर हैं अभी यहां पर यूक्रेन के, ठीक है, तो उनके साथ भी इनके द्वारा बात करने की बात की जा रही है। तो यहां पर जो जेलेंस्की जो इनके लीडर हैं, यहां पर जो प्रेसिडेंट है, उनके साथ बोला गया कि जब चाहो खुला आप लोग आइए हमारी कंट्री में, मॉस्को में बैठकर किसी भी टाइम पार्टी करेंगे, ठीक है। तो पार्टी करने के लिए इनवाइट किया जा रहा है। तो देखते हैं कैसे नॉर्मल रिलेशन होती है, क्योंकि आज के डेट में यूक्रेन ने बोल दिया कि वो नेटो का मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है। अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता है तो इंटरेस्टिंग चीज ये रहेगी, कभी भी यूक्रेन पर अगर रसिया अटैक करने की बात सोचेगा, तो इसका मतलब ये है कि जैसे नहीं बोलते वो बाहुबली मूवी में, अगर देवसेना को किसी ने हाथ लगा लिया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया। तो अगर यूक्रेन को किसी ने हाथ लगा दिया तो समझो नेटो के जितने भी ग्रुप है, यूएसए या फिर यूरोपियन जो मेंबर है, तो ये समझो कि उन्होंने उनको हाथ लगा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि रसिया के ऊपर अटैक बोल दिया जाएगा। तो वही वाली कंडीशन है यहां पर। तो देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है, तो आगे आप लोग को जानने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए अब आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं। आज का एक बेस्ट आर्टिकल आप लोगों के सामने। अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारी कंट्री के हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और कैसी कंडीशन देखने को मिल रही है, इसके बारे में समझेंगे काफी डिटेल में। आप लोग यहाँ पर काफी कुछ जानने को मिलने वाला है। तो काफी प्यारा आर्टिकल है यहाँ पर, तो डिटेल में इसको समझेंगे हम लोग यहाँ पर कि क्या क्या बातें की जा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल है, आप लोगों ने प्रोटम स्पीकर का तो नाम सुना होगा, पर लेकिन प्रोटम जज के बारे में बात की जा रही है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में डिस्कस करूंगा, रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का पॉलिटिकल, काफी अच्छे से यहां पर चीजों को डिस्कस करेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है, ये ट्रिब्यूनल के बारे में बात की जा रही है। ट्रिब्यूनल कैसे बनाए जाते हैं, चलिए आप लोगों से मैं पूछूं, हमारी कंट्री में संविधान में कौन सा संशोधन किया गया, ट्रिब्यूनल बनाए गए, कौन से आर्टिकल के बारे में बात की जाती है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे काफी सारी। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में भी आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आर्टिकल न्यूज में है। यहां पर ये क्या आज की डेट में इलेक्शन जो है, इलेक्शन कैंपेन जो है वो वर्चुअल कर देने चाहिए, तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, यस या नो। वर्चुअल का मतलब है कि ऑनलाइन, जैसे कि सड़कों पर न घूमे जनता, तो इसके बारे में आप लोग क्या राय है जरूर बताइएगा। ये साइड वाला आर्टिकल तो फिर से वही बात कर रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयां वगैरह क्या चीजें चल रही हैं, तो उसके बारे में तो इसको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल बड़ा ही प्यारा सा आर्टिकल है, पर लेकिन इसके बारे में मैं आप लोगों को यहीं पर इंफॉर्मेशन बताऊंगा, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने अभी
एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया था, तो एक अलग एंगल दिखा रहे हैं यहां पर। नॉर्मली अगर एजुकेशन के बारे में बात करते तो हमारी कंट्री में जो एजुकेशन है वो आप लोगों को पता है कि जब शेड्यूल के अंदर जाएंगे तो 7वें शेड्यूल में जो 3 लिस्ट हैं, जिसको सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, तो एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आती है, क्योंकि सेंटर भी इसके ऊपर लॉ बना सकता है और स्टेट भी इसके ऊपर लॉ बना सकता है। हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, पहली जो यहां पर लाई गई थी वो 1968 में लाई गई थी, फिर यहां पर 1986 में लाई गई, और अभी यहां पर तीसरी लाई गई थी 2020 में। ठीक है, पहले एजुकेशन जो था स्टेट लिस्ट में आता था, पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया ये 1976 में, ये 1976 में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, तो स्टेट लिस्ट से निकालकर इसको कॉन्करेंट लिस्ट में पहुंचा दिया। तो फिलहाल ये बातें मैं आप लोगों से क्यों डिस्कस कर रहा हूं, कोविड-19 के चलते एजुकेशन जो है वो सब तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उसी के चलते एक सजेशन यहां पर दिया गया जो बड़ा ही प्यारा लगा मुझे पर्सनली, और आंसर राइटिंग में अगर लिखने के लिए आता है तो एजुकेशन को इंप्रूव करना है तो आप लोग यहां पर इसके बारे में लिख सकते हैं। देखिए नॉर्मली जैसे मैं आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं तो आप लोग कैसे इसको देख रहे हैं, आपके पास में इंटरनेट है, आपके पास में मोबाइल है, और आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी भी है, क्योंकि मोबाइल को आप लोग रिचार्ज चार्ज कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, तो तब जाकर आप लोग को ये लेक्चर मिल पा रहा है। पर लेकिन अगर इंटरनेट पेनिट्रेशन के बारे में आप लोगों से बात करूं हमारी कंट्री के अंदर में, तो लगभग मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग देखिएगा तो 50% जनता ही ऐसी है जो इंटरनेट को यूज कर पा रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट को यूज नहीं करते हैं। इवन अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को देखने को मिलेगा, जैसे मम्मी है या फिर बाबा दादी हैं, तो उनको बस ये पता है कि ये फोन है और इसमें ये बटन है, इसमें ग्रीन वाला बटन होता है, दबा देते हैं तो फोन सुनने वाला काम होता है, लाल वाला दबा देते हैं तो फोन कटने वाला काम होता है। ऐसे आज की डेट में भी आप लोगों को काफी सारे लोग देखने को मिल जाएंगे, और उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर किसको माहौल नहीं मिला है उस तरीके का तो वो सीख नहीं पाए। हालांकि अब सीखने की कोशिश की जा रही है, पर इंटरनेट यूज करना, गूगल पे सर्च करना, यूट्यूब देख लेना, इनसे वो अभी भी काफी दूर है। तो ऐसा माहौल आप लोगों को देश के अंदर काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में कहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कहीं इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, किसी के पास में इतना नहीं है कि वो मोबाइल ले सके। ठीक है, एक ही घर में, पूरे घर में एक ही मोबाइल रहता है, वो भी बटन वाला, कि हम फोन सुन लो बस, ऐसे भी घर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस टाइम पर सिचुएशन क्या है, इस टाइम पर सिचुएशन है कि एजुकेशन को अगर हम लोग बोले इंटरनेट की हेल्प से प्रोवाइड करा रहे हैं तो ये बहुत सारे लोग, यानी कि 50% लोगों के साथ में ये धोखा होगा, क्योंकि उनके पास में कोई फैसिलिटी नहीं है। पर लेकिन दूसरा जो मुद्दा है एजुकेशन प्रोवाइड कराने का तरीका, जो इस आर्टिकल में सजेस्ट किया गया है वो है दो, एक तो है ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा यहां पर जो डीडी न्यूज जो चैनल आता है, इसके लिए आप लोग कोई स्पेशल छतरी लगाने की जरूरत नहीं है, बोलते हैं डिस्क लगा लो, ये एयरटेल का हो गया और ये उसका हो गया, पता नहीं कौन कौन से, ठीक है, तो वो लगाने की जरूरत नहीं है। डीडी न्यूज पे बहुत सारी अच्छे लेवल पर आप लोग लेक्चर प्रोवाइड करा सकते हैं। तो कुछ यहां पर एयर इंडिया को यूज किया जाए, ऑल इंडिया रेडियो को, और कुछ डीडी न्यूज को यूज किया जाए। आप लोगों ने देखा होगा पुराने टाइम में, क्या मैं तो आज की डेट में भी शाम को आप लोग प्रोग्राम सुन सकते हैं यहाँ पर, और जो एफएम रेडियो के ऊपर प्रोग्राम आते हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें न्यूज एनालिसिस भी डिस्कस किया जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस किए जाते हैं, इवनिंग में भी और मॉर्निंग में भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसको यहाँ पर यूज किया सकता है बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि 99% लोग जो है आज के में उनके पास में घर में आप लोगों को एफएम रेडियो देखने को मिल जाएगा। और टीवी चैनल के बारे में बात करें तो 34 सैटेलाइट चैनल है आज के डेट में। 7 आप लोगों को अगर किसी झुग्गी झोपड़ी में भी जाएंगे तो वहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा डिश टीवी की छतरी लगी हुई है, तो उनके घर में मोबाइल अगर आप लोगों को देखने को मिले, पर लेकिन आप लोगों को नजर आएगा एक मोबाइल हो भले, पर लेकिन छतरी आप लोगों को नजर आ जाएगी वहां पर डिश टीवी की, जिसके चलते आप लोग देखते हैं कि वहां पर अगर टीवी पर इस तरीके से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाए, क्वालिफाइड टीचर को आप लोग लेकर आ रहे हैं, तो एजुकेशन का एक अच्छा स्टैंडर्ड यहां पर दे सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है, दोनों पॉइंट को अगर काउंट करके चलें, एक साइड में तो इंटरनेट के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, एक साइड में ऑल इंडिया रेडियो और डीडी न्यूज के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, तो दोनों के बारे में पूछा जाए तो आप लोग क्या सपोर्ट करोगे, पहले वाला या फिर दूसरे वाला, ये आप लोग बताइए। ठीक है, बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है। पहले आप लोगों से मैं बात करूंगा प्रो टर्म के बारे में। प्रो टर्म जो है बेसिकली अगर आप लोगों से बोला जाए तो नॉर्मली आप लोगों ने ये पॉलिटी के अंदर पढ़ा भी होगा, प्रो टर्म स्पीकर। ठीक है, प्रो टर्म स्पीकर के बारे में बात करें तो प्रो टर्म का मतलब क्या होता है, प्रो टाइम जो है इसका मतलब होता है कि फॉर द टाइम बीइंग, यानी कि टेम्परेरी, यानी कि कुछ टाइम के लिए, तो जैसे प्रो टर्म स्पीकर होता है तो इसको बोलते हैं टेम्परेरी स्पीकर, क्योंकि लिमिटेड पीरियड के लिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रो टर्म स्पीकर के बारे में अगर बात की जाए तो यहां पर इसकी जरूरत क्यों होती है लोकसभा के अंदर या फिर लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसके अंदर में। देखिए हमारी कंट्री में जो स्पीकर होता है, जो पहला स्पीकर होता है, वो अपनी पोस्ट छोड़ देता है इमीडिएटली, जैसे यहां पर फर्स्ट मीटिंग होने की बात आती है तो फर्स्ट मीटिंग से पहले ही पुराना स्पीकर चला जाएगा और नए स्पीकर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो जैसे ही ये नया स्पीकर आता है तो ये नया स्पीकर एक प्रो टर्म स्पीकर के तरीके से इसको देखते हैं। रीजन क्या है, रीजन यहां पर ये
क्योंकि अभी कोई स्पीकर चुना नहीं गया है। तो ऐसे नहीं होता है घर में कोई सीनियर मेंबर है उसको बोल दो चलो यार आप लोग बैठकर इस चीज को देख लो। जैसे मान लीजिए घर में आप लोगों ने देखा होगा शादी विवाह होता है ना, तो यहाँ पर ये जो जो कढ़ाई वगैरह चढ़ाई जाती है, खाना वगैरह बनाया जाता है, तो घर का कोई सीनियर मेंबर या फिर कोई सीनियर इंसान जो होता है उसको बैठा देते हैं कि यार देख लेना खाना किस तरीके से हलवाई बना रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर शादी जो है नॉर्मली आप लोगों ने गांव में देखी होगी, उसकी बातें मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा ही यहां पर देखने को मिलता है, ये सीनियर मेंबर को बोलते हैं कि यार आप लोग इसको देख लो क्या क्या कंडीशन चल रही है। तो प्रेसिडेंट या गवर्नर जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं प्रोटम स्पीकर को। सेंट्रल लेवल पर बात करेंगे तो गवर्नर वो प्रेसिडेंट करेंगे और स्टेट लेवल पर गवर्नर करेंगे। तो ये प्रिजाइड करेंगे न्यूली इलेक्टेड जो हाउस है। मान लीजिए इलेक्शन हो गया अभी वेस्ट बंगाल में, तो चुनकर आ जाएंगे बहुत सारे यहाँ पर जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो आप लोगों के विधायक साहब होंगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो कंडीशन होगी प्रोटम स्पीकर चुना जाएगा ताकि उनको ये ओथ वगैरह दिला सके। ठीक है, तो सीनियर मोस्ट मेंबर नॉर्मली इसको देखने को मिलता है। तो प्रोटम स्पीकर जो होता है यहाँ पर ये हाउस में रहते हैं, पर लेकिन जैसे ही नया स्पीकर चुन लिया जाता है तो फिर ये यहाँ पर ये अपना पोस्ट जो खाली कर दी जाती है, यानी कि ये वाली पोस्ट खत्म हो जाती है। ड्यूटी क्या क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ये बन जाएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहले तो प्रोटम स्पीकर जो है फर्स्ट जो सिटिंग होती है उसको प्रिजाइड करता है। लोकसभा की बात कर लीजिए चाहे असेंबली की बात कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो होता है न्यूली इलेक्टेड जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, तो उनको ओथ दिलाने का काम करता है कि हाँ अपना काम स्टार्ट करो, शुभारंभ करो। तो ये काम करता है, ये कंडक्ट कराता है वोट इन द, जो अगर बात करें स्पीकर कौन होगा या डिप्टी स्पीकर कौन होगा, तो अब तक कोई चुना नहीं गया तो यहां पर उसके लिए वोट कंडक्ट कराता है। तीसरा यहां पर ये बेसिकली ये ऑल्सो एडमिनिस्टर द फ्लोर टेस्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, फिर यहां पर जो चुनकर आ जाएगा फिर फ्लोर टेस्ट यहां पर देखने को मिलेगा जो कंडक्ट कराया जाएगा यहां पर। ठीक है, यानी कि जो स्पीकर आएगा फिर वो फ्लोर टेस्ट यहां पर कंडक्ट कराएगा चुनकर कि हाँ कौन कौन यहां पर कैसे कैसे मेंबर है। तो कहने का मतलब ये देखेंगे कि मेजोरिटी में कौन है, किसको गवर्नमेंट बनानी है, ऐसा यहां पर बोला जा सकता है। तो जैसे प्रोटम यहां पर क्या होता है, टेम्परेरी स्पीकर होता है। इसी बेस पर हमारी कंट्री में हाई कोर्ट में जजेस को लाने की बात की जा रही है टेम्परेरी तौर पर। तो ये जजेस कैसे आएंगे, आप लोग देखिए एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर क्या आपका लेक्चर सुनने के बाद में कोई आर्टिकल या एडिटोरियल पढ़ने की जरूरत है। देखिए अगर टाइम मिले तो पढ़ लीजिए, पर लेकिन अगर टाइम मिले पढ़ नहीं पा रहे हैं तो एक छोटा सजेशन मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। कोई भी न्यूज़पेपर को आप लोग देखने के बाद में जो सा आर्टिकल आप लोगों को लगता है यार पढ़ लेना चाहिए, कम से कम एक आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़िए। आप लोग बोलोगे किस लिए, क्योंकि जब सीसेट का पेपर आप लोग देने जाओगे तो वहां पर आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेंगे और 50% पेपर उसी से भरा रहता है। तो कॉम्प्रिहेंशन आप लोग जल्दी जल्दी तभी समझ पाओगे जब ये ऐसे एडिटोरियल पढ़ने की आप लोगों को आदत रहेगी। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैक्सिमम इस तरीके के जो आप लोगों को आर्टिकल देखने को मिलते हैं, ये कई बार आप लोगों ने देखा होगा अगर आप लोग रेगुलर चीजें फॉलो करते हैं तो द हिंदू जैसे रेप्यूटेड न्यूज़पेपर से ये डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं कई बार कि हाँ ये आर्टिकल दे दिया पर्टिकुलर उसमें और उसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए ये आप लोग एडिटोरियल को एक आदत कम से कम जरूर पढ़िए, काफी फायदा आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा, कंफर्टेबल फील करोगे। ठीक है, अगर आप लोग बोलो तो मैं डेली एक बता दिया करूंगा कौन सा आर्टिकल आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर बोलो तो मैं बता दिया करूंगा, डेली बताना कमेंट बॉक्स में या फिर अपने आप से पढ़ लोगे तो अपने आप से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आर्टिकल ना सारे, तो इनमें से कोई एक आर्टिकल आप लोग पढ़ लीजिए उठाकर। ठीक है, जैसे आज की डेट में आप लोग ये जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं ये वाला आर्टिकल आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा यहां पर ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को कम से कम एक रीडिंग जो हैबिट बन जाएगी थोड़ी सी, तो वो जरूर कीजिए। अगर पूरा एडिटोरियल पढ़ सकते तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां पर ये अभी दिक्कत क्या देखने को मिल रही है, आखिर ये क्यों न्यूज में है प्रोटम स्पीकर की जो मैंने बात बताई, तो प्रोटम जज क्यों यहां पर अभी न्यूज में है, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट जो है हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर कितने हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है हमारी कंट्री में, और लगभग इनके अंदर कितनी जो पोस्ट है जज की, तो लगभग यहां पर 1080 के करीब इनके अंदर पोस्ट देखने को मिलेगी। तो 410 या फिर 420 के करीब जो पोस्ट जो है आज की डेट में इनके अंदर खाली पड़ी हुई है। मोटे मोटे तौर पर बोलो तो 50% के लगभग, थोड़ी सी कम 50% से पोस्ट हाई कोर्ट के अंदर खाली पड़ी हुई है। आप लोग बोलोगे अपॉइंटमेंट क्यों नहीं करें, क्या इतने कैपेबल लोग हमारी कंट्री में नहीं है? यार कैपेबल लोग क्यों नहीं होंगे, पर लेकिन एक रस्साकसी चलती है यहां पर जब अपॉइंटमेंट की बात आती है। किस तरीके से अपॉइंटमेंट होती है, तो कोलोजियम सिस्टम के द्वारा हमारी कंट्री में अपॉइंटमेंट की जाती है। कोलोजियम सिस्टम कैसे अपॉइंटमेंट करता है, देखिए कोलोजियम सिस्टम पहले होता क्या है, पहले आप लोग ये समझिए फिर अपॉइंटमेंट समझाता हूं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर किसी को यहां पर अपॉइंटमेंट वगैरह करनी है, हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट करनी है, तो कोलोजियम सिस्टम का काम आता है। पर लेकिन कोलोजियम सिस्टम अकेला काम नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन इसके अंदर रहता है। तो कोलोजियम सिस्टम जो है काम करता है, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन रहता है। तो जो गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन रहता है इसकी वजह से यहां पर डिले हो जाता है अपॉइंटमेंट करने में। पुराना आप लोगों ने वो बहुत पुरानी दुश्मनी है यार। पुरानी दुश्मनी क्या है, तो आप लोगों को मैंने पहले पढ़ा रखा है, थोड़े लंबे समय से अगर फॉलो कर रहे हैं आप लोग। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC, ये एक हमारी कंट्री में बॉडी बनाई गई थी जिसमें गवर्नमेंट और जो जुडिशरी दोनों के मेंबर थे, और ये डिसाइड करते थे कि कैसे अपॉइंटमेंट किया जाएगा, इसके लिए बॉडी बनाई गई। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बॉडी को नल एंड वॉइड करार दिया गया, बोला कि ये बर्बाद बॉडी है, ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी को हट करती है, और जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है जो 1973 में केशवानंद
शरणार्थी केस के बाद में निकल कर आया था, तो उसके चलते अगर बात की जाए तो ये इंडिपेंडेंसी हट करती है जुडिशरी की, यानी कि जुडिशरी जो है वो आजादी से काम नहीं कर पाएगी अगर गवर्नमेंट यहां पर अपॉइंटमेंट करेगी। तो इसको कमीशन को यहां पर इनके द्वारा साइड में फेंक दिया गया। गवर्नमेंट की बड़ी बेइज्जती हुई यार, जैसे तैसे पास करा कर लेकर आए थे, इसको साइड में फेंक दिया। तो कभी कभी ये लगता है गवर्नमेंट जो है उसका गुस्सा आज तक उतार रही है कि तुम अपॉइंटमेंट करो, हम देखते हैं कैसे अपॉइंटमेंट करनी है। वो कैसे करते हैं, देखिए आज की डेट में हमारी कंट्री में कोई प्रोसीजर नहीं था। स्टार्टिंग में बोला जाए ना तो कोई एक्ट है कि जज को अपॉइंटमेंट कैसे करना है, और ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कोई ऐसा प्रोविजन बना रखा है। जैसे एनजीसी अगर बात करें आप लोग यहां पर, तो इसको तो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था, पर लेकिन कॉलेजियम सिस्टम में कोई भी मेंशन नहीं है कहीं भी संविधान के अंदर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, फिर बोलोगे सर क्वेश्चन से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, कॉलेजियम को संविधान में मेंशन नहीं किया गया। ये निकल कर कहां से आया, पहला जज केस आया यहां पर सुप्रीम कोर्ट में 1981 में। इसमें बोला गया कि यहां पर पावर दे दी गई बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में। दूसरा जब केस आया सेकंड जज केस, ये था 1993 में। इसे बोला यार अकेला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए, 2 जज और होने चाहिए इसके साथ में जो कंसल्ट करके अपॉइंटमेंट या फिर ट्रांसफर करेंगे। तीसरा जब केस आया तो बोला यार 2 जज भी नहीं होने चाहिए, 4 जज होने चाहिए। तो टोटल मिलाकर अगर आज की डेट में आप लोगों से पूछे कोई कोलिज्म क्या है, तो ये 3 केस निकल कर आए। इन 3 केस के द्वारा बोला गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो डिसाइड करेंगे कि क्या किस तरीके से कार्यक्रम चल रहे हैं, यानी कि अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में पावर नहीं है। तो आज की डेट में कॉलेजियम सिस्टम में टोटल मिलाकर 5 मेंबर है, 5 पांडव डिसाइड करते हैं कि कैसे अपॉइंटमेंट करना है, कैसे करना है। इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये, अगर ये 5 पांडव जो हैं ये यहां पर किसी नाम को भेजते हैं गवर्नमेंट के पास में, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कहीं पर भी पूरे इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर उनको क्लियर कर देगी। उसमें ये लिखा है रीजनेबल टाइम ऑफ फ्रेमवर्क के अंदर गवर्नमेंट इसको वापस कर देगी। अब गवर्नमेंट उस रीजनेबल टाइम फ्रेमवर्क को कई बार तो यहां पर 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2-2 साल, इतना भी इसको यहां पर टाइम ले लेती है। तो इसकी वजह से यहां पर अगर कॉलेजियम सिस्टम ने यहां पर गवर्नमेंट के पास में भेजा कि यार इसको चेक करो, गवर्नमेंट क्या चेक करती है, तो हमारी कंट्री में इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, वो बेसिकली चेक करती है कि जिस इंसान को तुम जज बनाने जा रहे हो वो इंसान क्या सही है इस पोस्ट के लिए, क्या उसने कोई हरकतें तो नहीं कर रखी है पास्ट में, कोई उल्टी सीधी हरकतें तो नहीं करे बैठा हो जज में। तो पता चला जज ही क्रिमिनल पहुंच गया वहां पर, तो आईबी के थ्रू वहां पर चीजें चेक कराई जाती है, उसके बाद में फिर उस नाम को क्लियर किया जाता है। अगर गवर्नमेंट ने ये नाम भेज दिए कि हाँ इसके पास में, जज के यहां पर कॉलेजियम के पास में, और कॉलेजियम के पास में एक बार नाम चले गए, तो फिर यहां पर उनको अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। पर लेकिन गवर्नमेंट उनको होल्ड करके बैठ जाती है, उनको लगता है कि डिले करना है, मतलब एक तरीके से कहते हैं छोटे छोटे बच्चों वाली जो हरकतें होती है कि नहीं हम लोग ये काम करने नहीं देंगे तुमको, ना खुद करेंगे ना करने देंगे, तो ऐसी हरकतें कई बार देखने को मिलती है। तो यहां पर एक डोरमेंट प्रोविजन है, डोरमेंट जैसे एक्टिव वोल्केनो होता है बार बार फटता है, डोरमेंट वोल्केनो कभी कभी फटेगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे मॉर्निंग में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, डेली उठते हैं, रेगुलर 4 बजे उठकर वीडियो देखते हैं। बहुत सारे डोरमेंट हैं, कभी कभी उठते हैं और फिर सो जाते हैं, ठीक है, आज नहीं उठा गया सर, ठीक है, कई सारे ऐसे जो उठते हैं, कई सारे बोलते हैं आज नहीं उठा गया, ठीक है। तो सबके बस की बात नहीं होती है, अगर देखा जाए तो टफ काम होता है ये, ठीक है, कि मॉर्निंग में उठकर अपने शेड्यूल को फॉलो करना। इसीलिए तो मॉर्निंग में कितने भी लीडर हैं, अगर आज के में आप लोग बात करें अपनी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ले लीजिए, मार्क जुकरबर्ग ले लीजिए, बिल गेट्स ले लीजिए, या कोई भी महान पर्सनैलिटी मॉर्निंग में 4 बजे से उठ के अपने दिन को स्टार्ट करते हैं, या फिर मॉर्निंग में जल्दी जब भी उनको लगता है, क्योंकि उससे पहले काफी सारा काम निपटा पाते हैं वो, ठीक है। तो डोरमेंट का मतलब क्या होता है, डोरमेंट का मतलब ये होता है कि ये जो है कभी कभी फटेगा, ठीक है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर डोरमेंट प्रोविजन यूज किया गया, तो उसमें एक प्रोविजन यहां पर ये कि एडहोक जज, एडहोक का मतलब है टेम्परेरी जज आप लोग यहां पर अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, वो जज जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, तो ये अपॉइंटमेंट किया जा सकता है अगर केसेस की संख्या बढ़ रही है। तो यहां पर ये वेरियस हाई कोर्ट के अंदर आप लोग ऐसी वैकेंसी फिल कर सकते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर ये वैकेंसी इस तरीके से अगर फिल की जाएगी, तो यहां पर जब वैकेंसी होती है तब भी यहां पर इनको फिल करने की बात करते हैं। तो जो कॉलेजियम सिस्टम है यहां पर ये वो फेल हो चुका है, सेंटर ने अपनी हरकतें पूरी दिखा दी है, जिसके चलते यहां पर ये एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है अपॉइंटमेंट को। तो हाई कोर्ट के अंदर ह्यूज वैकेंसी है, तो अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अलग पैटर्न फॉलो किया गया कि ठीक है यार, अगर तुम वैसे अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हो, केस तो निपटाने ही पड़ेंगे हम लोग को, तो हम लोग केस निपटा लेते हैं। तो ये आर्टिकल है इंपॉर्टेंट, जो कि क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में आर्टिकल है 244A, तो 224A, ठीक है। तो याद रखिएगा 224 और ए, ठीक है। तो 224A जो है यहां पर ये, तो इसके अंदर यहां पर बेसिकली एडहोक जज को अपॉइंटमेंट करने की बात की जाती है, अगर बात की जाए यहां पर, ठीक है। तो ये एडहोक जज अपॉइंटमेंट कैसे किए जाएंगे उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, और क्यों किए जाएंगे वो भी हम लोग समझेंगे, और पावर किसके हाथ में होती है वो भी समझते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है हमारी कंट्री में, ये है S.A. बोबडे साहब। कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 47वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। आज है 23 तारीख, ठीक है।
आज मेरी मौत का दिन, कल है 24 तारीख, कल तुम्हारी मौत का दिन। वो नहीं है, वो कौन सी मूवी थी, वांटेड में बोलता है उसको घनी भाई को, ये इतनी तारीख, ये मेरी मौत का दिन, ये तुम्हारी मौत का दिन। तो बोबडे साहब की मौत का दिन है ये, यानी कि आज आखिरी डे है यहाँ पर ये। इसके बाद में रिटायरमेंट हो जाएंगे, यानी कि चीफ जस्टिस की पोस्ट पर ये नहीं रहने वाले हैं। फिर नए चीफ जस्टिस कौन आएंगे, तो रमन्ना साहब आएंगे यहाँ पर। तो 24 अप्रैल यानी कि कल के दिन इनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो 48 यानी कि 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो फिर वो आगे लेकर कैसे चलेंगे, इसके ऊपर भी एक आर्टिकल पूरा डिस्कस करूंगा, अभी समझेंगे उसके बारे में। पर फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में ये पावर होती है, ठीक है। जब हमारी कंट्री में अगर केसेस वगैरह काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, एक तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उस टाइम पर ये इस तरीके के स्टेप उठाए जाते हैं। दूसरा, जब वैकेंसी जब काफी ज्यादा देखने को मिलती है, यानी कि अगर केस बढ़ रहे हैं, उनका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है और वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, उसका भी कोई तरीका नहीं निकल रहा है, तो आर्टिकल 224A के तहत आप लोग यहां पर बेसिकली एडहॉक जज जो है वो उसको अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। हमारी कंट्री में 57 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं और लगभग 40% वैकेंसी पड़ी हुई है। तो नॉर्मली ये आर्टिकल आसानी से यूज कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। इवन अगर बात की जाए तो ये भी ऐसा नहीं कि सब में इक्वल है। कुछ हाई कोर्ट आप लोगों को नजर आएंगे जहां दुनिया भर की वैकेंसी पड़ी हुई है। 5 हाई कोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 54% के करीब वहां पर आप लोगों के केस ऐसे हैं जहां पर काफी लार्ज स्केल पर पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है। मद्रास हाई कोर्ट में केस जो है वो 5.8 लाख है जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, पर वैकेंसी 7% है। पर लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर 44% के करीब पोस्ट खाली हुई है और यहां पर 2.7 लाख केस पड़े हुए हैं। तो अलग अलग आप लोगों को प्रोविजन देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सब जगह एक ही जैसा माहौल बना हुआ है, तो अलग अलग माहौल है देश के अंदर में, तो ये समझना पड़ेगा। तो 25 हाई कोर्ट में आप लोगों को अलग अलग माहौल देखने को मिलेगा। अब यहां पर ये जो माहौल है, ये यहां पर बताता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए कि यार आप लोग एडहॉक जज लेकर आ जाओ, ठीक है। तो ये बात करते हैं यहां पर। इसके चलते अगर बात की जाए, देखिए अगर नॉर्मल तरीके से आप लोग इसको समझोगे, अभी लाइट गई थी और फिर से लाइट आई है, स्क्रीन डाउन हुई थी क्या, मतलब एक तरीके से अंधेरा दिख रहा था आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्ड की जाती है इस तरीके से बेसिकली। और यहाँ पर लाइट जाती है, तो नहीं है कि जैसे लैपटॉप है तो लैपटॉप की जो लाइट डाउन होगी, तो आप लोगों को क्या फील हुआ वो बताइएगा मुझे एक बार, ठीक है। मुझे तो बेसिकली एकदम फील हुआ जैसे लाइट गई तो लाइट डिम हो गई यहाँ पर, क्या आप लोगों को फील हुआ वो बेसिकली मैं जानना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहां पर अगर बात की जाए तो देखिए पास्ट में अगर आप लोग देखिए यहां पर जो केसेस हैं तो किस तरीके से यहां पर सामने निकल कर आ रहा है। और अपॉइंटमेंट ऐसा नहीं कि पास्ट में नहीं हुआ, तो पास्ट में भी यहां पर अपॉइंटमेंट किया गया है यहां पर एडहॉक जजेस का, ठीक है, लिमिटेड पर्पस के लिए, ठीक है। पर्टिकुलर एडहॉक जज अपॉइंट किया गया कुछ गाइडलाइन के थ्रू कि हाँ लोग इसको अपॉइंट कर देते हैं। तो ये गाइडलाइन इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और अगर लॉ वगैरह सब्जेक्ट आप लोग है तो ये आप लोगों को पता भी होगा और वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किन किन कंडीशन में आप लोग एडहॉक जज को अपॉइंट करेंगे, तो क्या क्या गाइडलाइन है। बोला जा रहा है अगर वैकेंसी जो है 20% से ज्यादा हो चुकी है, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, मान लीजिए किसी हाई कोर्ट में टोटल मिलाकर अगर हाई कोर्ट में मान लीजिए उसमें 10 जज होने हैं, ठीक है, तो 10 जज होने हैं, पर लेकिन उसमें क्या है 5 के करीब वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, ठीक है। तो आप लोग एडहॉक जज को अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, यानी कि बियॉन्ड 20% अगर वैकेंसी हो गई है, यानी कि 2 या फिर उससे ज्यादा वैकेंसी हो गई है, तो आप यहां पर अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरा बोला गया 10% बैकलॉग अगर पेंडिंग केस है ओवरऑल 5 ईयर में, पिछले 5 साल का अगर डेटा आप लोग निकालोगे और यहां पर 10% केस जो है अब तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो एडहॉक जज अपॉइंट कर सकते हैं। यहां तो 10 की क्या बात करें, यहां तो 50% केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। पर्टिकुलर अगर कैटेगरी में पिछले कुछ टाइम में यहां पर जो केस हुए हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं पर्टिकुलर 5 साल के अंदर अंदर किसी एक कैटेगरी में, तो अभी उस कैटेगरी के लिए एडहॉक जज आप लोग अपॉइंट कर सकते हो। इसी के साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर जितने केस कोर्ट के अंदर आ रहे हैं उससे ज्यादा केस जो है यहां पर, यानी कि जितने केस कोर्ट के अंदर आ रहे हैं और हम लोग जितने केस सोल्व कर रहे हैं, तो सोल्व करने वाले केसेस की संख्या कम है और आने वाले की संख्या काफी ज्यादा है। आप लोग ऐसे समझिए जैसे पेड़ लगाए जा रहे हैं 10 और काटे जा रहे हैं 50, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जल्दी ही पेड़ खत्म हो जाएंगे। तो केसेस आए जा रहे हैं, पर लेकिन सोल्व कितने हो रहे हैं, डेली 100 केस आ गए, सोल्व कितने हो रहे हैं, 5 केस सोल्व हो रहे हैं, 95 केस डेली बढ़ते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, तो ये 4 कंडीशन है जिसमें आप लोग एडहॉक जज को अपॉइंट कर सकते हैं। अगर बात करें करंट मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से अगर बात करें, तो जो बेंच है वो एडहॉक जज अपॉइंट करेंगे यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ये इनिशिएट किया जाएगा, ठीक है। या फिर जब पर्टिकुलर हाई कोर्ट के अंदर बात चल रही है, तो हाई कोर्ट के जो यहां पर जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो इसको यहां पर बेसिकली आगे लेकर चलेंगे। सजेस्ट क्या किया जा रहा है, 2 साल या फिर 3 साल का टेन्योर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर एक तो ये बेसिकली ये भी एक इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, यहां पर बात की जा रही है यहां पर ट्रांजिटरी मेथोडोलॉजी। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से चीजों को वो नहीं कहते कि एक ही एरिया के अंदर एक तरीके से कॉन्सेप्ट आप लोगों को अगर जाकर आप लोग इसको सर्च करोगे तो इसके बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या समझाने की कोशिश की जाती है कि आज के डेट में एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें माइग्रेट किया जाता है नॉलेज को, यानी कि जैसे कि पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, पुराने सॉरी जज हैं, उनको आज की डेट में अपॉइंट कर दिया गया सिस्टम में ताकि कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा सके, ठीक है, एक ऐसा इन्वायरमेंट किया सके ताकि कुछ अच्छा किया जा सके। तो ये बेसिकली जो ट्रांजिटरी जो मेथोडोलॉजी फॉलो की जाती है, ठीक है। इसी के साथ में
कोई ऐसा नहीं है कि इनको आप लोग अपॉइंट करोगे ठोक जज को तो पुराने जो जज हैं उनको आप लोग अपॉइंट नहीं करोगे, उनसे आप लोग दूरी कर लोगे, ऐसा भी नहीं करना है। तो ये पैटर्न आप लोग यहां पर समझ आएगा। तो गवर्नमेंट जो है वो यहां पर अपोज करती है नॉर्मली, तो यहां पर गवर्नमेंट भी अपोज नहीं कर पाएगी, तो आसानी से काम कर रहे हैं। पर लेकिन वैकेंसी में तो गवर्नमेंट अपोज कर रही है, तो गवर्नमेंट को भी अपनी प्रवृत्ति चेंज करनी पड़ेगी, तो उनको भी यहां पर काम करना पड़ेगा ढंग से। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि इंश्योर करना पड़ेगा दोनों को मिलकर काम। एक तो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज वाला पर्सन होना चाहिए, टेम्परेरी पोजीशन पर है, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि पता चला अपना भाई भतीजा लाकर बैठा ले यहां पर कि यार ये तो मेरा रिश्तेदार है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, इसको बैठा लेते हैं, तो वो भी कंडीशन यहां पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये संविधान में प्रोविजन है, आर्टिकल 124 अगर देखिए इसका 2, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है कि जज जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, कंसल्ट करके यहां पर जो बेसिकली विद द नंबर ऑफ जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो ये बेसिकली प्रोविजन है सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट का। 217 बात करता है हाई कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट का। तो प्रेसिडेंट यहां पर कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में, गवर्नर ऑफ स्टेट के साथ में, अगर अपॉइंटमेंट करनी है फिर दूसरे जज की तो फिर यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ उस हाई कोर्ट के साथ में भी। ठीक है, तो ये 217 हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट और 124 सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो काफी प्यारा आर्टिकल लगा पर्सनली मुझे, तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा। एक और इतना ही प्यारा आर्टिकल डिस्कस करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। हमारी कंट्री में अभी जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आने वाले हैं, तो उनके चलते जो पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जाने वाले हैं उनका एक एनालिसिस किया जा रहा है कि कैसा हमारी कंट्री में माहौल देखने को मिल रहा है, तो उसको चेक किया जा रहा है। समझते हैं क्या बातें की जा रही है। पिछले 5 साल में जो हमारी कंट्री में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए हैं उनको अगर एनालिसिस करें तो हमारी कंट्री में बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंसी थी, सुप्रीम कोर्ट का जो काम करने का तरीका था, सुप्रीम कोर्ट की जो ताकत देखी जाती थी, वो कहीं ना कहीं घट चुकी है। ऐसा बोला जा रहा है यहां पर, ये जो आर्टिकल लिखने वाले राइटर हैं इनके द्वारा, इनके बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो लेगेसी थी वो घटती जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब के द्वारा काफी गलत काम किया गया नॉर्मली अगर देखा जाए तो। ये क्या था, अयोध्या वर्डिक्ट आया, राफेल वर्डिक्ट आया, दोनों गवर्नमेंट के फेवर में आए, और जैसे ही ये रिटायर हो गए, चलिए जैसे भी डिसीजन दिया गया वो एक अलग बात है, पर रिटायर होते ही ये राज्यसभा ज्वाइन नहीं करना था। इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन देने के बदले इनको ये यहां पर ये इनको बेसिकली पोस्ट मिल गई है। नॉर्मली ये माना था कि 5 से 6 साल का कूलिंग पीरियड आप लोग रखो, यानी कि जैसे ही अगर जजेस की पोस्ट आप लोग छोड़कर जा रहे हो तो कूलिंग पीरियड होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट से आप लोगों ने कोई फेवर नहीं लिया, तो यहां पर ये फेवर दिख रहा है, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। इसी के साथ में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे साहब जो है उनका टेन्योर एनालिसिस इनके द्वारा किया जा रहा है कि क्या वो भी यहां पर एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट रह पाए हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो कई सारी बातें बोली गई है। 18 महीने का अगर इनका टेन्योर देखा जाए तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इनके हाथ में पावर क्या होती है जो कि इसमें काम कर सकते हैं, पर लेकिन कोई काम ढंग से किया नहीं गया। कई सारे एरिया ऐसे रहे जो कि अच्छे लेवल पर काम किया जा सकता था। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है कोर्ट के अंदर वो ये डिसाइड करते हैं। एलोकेशन ऑफ द केस या फिर बेंच को कैसे बनाना है, तो ये इनके हाथ में पावर होती है। प्रिजाइड किस मैटर को करना है, या सिविल जो प्रोटेक्शन या लिबर्टी के बारे में बात करें, या राइट और लाइवलीहुड के बारे में बात करें, पुअर गरीब सेक्शन, जैसे आप लोगों ने देखना कि काफी लार्ज स्केल पर वर्कर घूमते रहे इधर, वो सारे केस में कोर्ट कुछ नहीं बोला काफी लंबे समय तक। अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन कोई है अगर तो उसको कैसे रोकना है, जैसे कि आर्टिकल 370 या फिर और भी कई सारे एक्शन निकले। यहां पर पॉलिसी जो एग्जीक्यूटिव की हैं उनको चेक रखना होता है, इसलिए बोला था चेक एंड बैलेंस का काम करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो सेपरेशन ऑफ पावर तो है, यानी कि अलग अलग काम करेगा लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, यानी कि कोर्ट हो गया, लॉ बनाने वाले हो गए, इंप्लीमेंट करने वाले हो गए, अलग अलग तो रहेंगे, पर लेकिन अगर कोई गलत काम करता है तो चेक एंड बैलेंस रहेगा यहां पर। तो कोर्ट जो है वो देखेगा कि संविधान के हिसाब से काम चल रहा है या नहीं, यानी कि एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम चल रहा है नहीं, तो वो चेक करेगा। इनका जो टेन्योर है ये 2019 नवंबर से स्टार्ट किया गया। उस टाइम पर नंबर ऑफ केसेस थे इंपॉर्टेंट, जैसे कि आर्टिकल 370 काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरीके से आर्टिकल 370 को चेंज किया गया और फिर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो कई सारे लोग ये बोले थे कि कम से कम आर्टिकल 370 हटा दिया है तो स्टेट को स्टेट तो रहने दो, यूनियन टेरिटरी तो मत बनाओ। तो ये केस जो है वो पेंडिंग चलता रहा, इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं की गई। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रहा जो कि कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिए जाते हैं अगर संविधान के हिसाब से चले, तो ये पेंडिंग पड़ रहा है, इसको नहीं सुना गया। काफी लार्ज स्केल पर कंट्री में प्रोटेस्ट भी देखा गया, फिर भी जो है कोर्ट चुप रहा। जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी है और इसी के साथ में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर में कई सारे जो लोग हैं वो यहां पर घुस आए और बुरी तरह यहां पर स्टूडेंट को भी पीटा गया। कोर्ट जो है इसके ऊपर चुप रहा। इसी के साथ में जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये जो इतना इंपॉर्टेंट था कि यहां पर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो किस तरीके से पैसा यहां पर ले रही है, तो उसके चलते ये गलत तरीके से बोला गया कि ये अंडर द टेबल पैसा चल रहा है और ओनली जो पावर में गवर्नमेंट है उसी को पैसा मिलेगा, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर भी चुप रहा। रोहिंग्या कम्युनिटी वाला इशू चलता रहा, बार बार कोर्ट में आता रहा, तो काफी लंबे समय तक इसके ऊपर चुप रहा। माइग्रेंट वर्कर जो लेबर है वो सड़कों पर मरते रहे, घूमते रहे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर कोर्ट ने एक बार भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो यहां पर भी जो कोर्ट है वो चुप रहा। तो राइटर जो है यहां पर ये काफी ज्यादा गुस्सा है कोर्ट की इन सारी
रिएक्शन को लेकर, तो उसके ऊपर यहां पर ये बात करें कि सुप्रीम कोर्ट एक पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है हमारी कंट्री में, ठीक है, जिसके सामने अगर कोई चैलेंज आते हैं तो यहां पर एक इंडिपेंडेंसी कैसी है वो टेस्ट की जाती है और बार बार इस पर खरा उतरता था, पर लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहां पर, जिनको मास्टर ऑफ द रोस्टर बोला जाता है, सारे केस डिसाइड करने हैं, केस की हियरिंग कैसे होनी है, केस का एलोकेशन कैसे होना है, कौन सी बेंच वगैरह बनानी है, कौन किसको डील करेगा, तो क्रिटिकल मुद्दों पर कई सारे पर ये जो चुप्पी इनके द्वारा साधी गई वो सही नहीं थी। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लंबे समय तक इंटरनेट शटडाउन रहा, जो कि फंडामेंटल राइट का हनन हुआ जा रहा है। आईटी की कंपनी कई सारी बंद हो गई वहां पर, जिसकी वजह से कई सारे लोग बेरोजगार हो गए, पर लेकिन कोर्ट कुछ नहीं बोला। सिटीजनशिप अमेंडमेंट को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लंबे समय तक चुप्पी साधना, ये कोर्ट के फेवर की बात नहीं थी, कोर्ट को काम करना था। नॉर्मली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे साहब जो हैं, वो अगर बात की जाए तो यहां पर उनको फेयरवेल देने की अगर बात की जाए तो क्या हुआ और क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है, ये सारी चीजें चेक करने वाली है कि क्या हुआ यहां पर। एक तरीके से देखा जाए, पावरफुल कोर्ट है कंट्री का, ये माना जाता है, हमारी कंट्री के कोर्ट को इतना ज्यादा पावरफुल माना जाता है कि वर्ल्ड में जो कोर्ट है वो भी इसको फॉलो करते हैं कि यह इंडिया का कोर्ट जो है काफी पावरफुल है, क्योंकि नॉर्मली कोर्ट के अंदर पावर नहीं रहती है कि गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके, पर लेकिन यहां पर अगर गवर्नमेंट अपने एरिया से बाहर जा रही है तो कोर्ट हमारा काम कर सकता है, पर लेकिन उसने नहीं किया, ठीक है। तो अक्रॉस द वर्ल्ड यहां पर इसको इस तरीके से देखा जाता था कि एक तरीके से ये आशा की किरण है, पर लेकिन उसने वो किरण जो है वो यहां पर बर्बाद कर दी, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। उस तरीके से काम नहीं किया गया कोर्ट के द्वारा। फिर से लेगेसी बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि बोबडे साहब तो चल दिए निकलकर, ठीक है, तो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे 24 अप्रैल यानी कि कल के दिन। तो उसमें क्या देखा जाएगा, तो हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, क्या उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अपनी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, क्या ह्यूमन राइट और डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ये सारे काम कोर्ट के होते हैं। क्या कोर्ट अपना काम कर पाएगा, तो ये देखने वाला मुद्दा होगा, ये बात यहां पर बताई जा रही है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। अभी देखते हैं नए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे वो किस तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, तो आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा इसके ऊपर। अच्छा हाँ, क्वेश्चन तो मैं भूल ही गया, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में दूसरे आर्टिकल भी डिस्कस करूंगा, तब तक इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। बात की जा रही है अगलेगा आइलैंड के बारे में, तो कहां पर लोकेटेड है ये, पैसिफिक ओशन के अंदर, अटलांटिक ओशन के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर, या फिर मेडिटेरेनियन सी के अंदर, तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। ये भी आर्टिकल जो है काफी प्यारा आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं यहां पर। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आप लोगों को समझने में थोड़ा सा हिम्मत लगानी पड़ेगी, पर लेकिन काफी शानदार तरीके से समझाऊंगा, आप लोग कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए, एक साइड में तो कोर्ट हो गया और एक साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा ट्रिब्यूनल। तो कोर्ट और ट्रिब्यूनल में डिफरेंस क्या होता है? जो कोर्ट जो होता है वो प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करता है, पर लेकिन जो ट्रिब्यूनल है ये नेशनल जस्टिस का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में आप लोग बात करें तो वो यहां पर क्या करता है, नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। इससे क्या रहता है, तो 6 महीने के अंदर अंदर यहां पर आप लोगों के रिजल्ट निकल कर आ जाते हैं। तो इससे कहने का मतलब है कि मैटर को जल्दी से सुलझाने का काम किया जाता है, ठीक है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ही अभी यहां पर न्यूज में है, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे क्या क्या बातें। पहले आप लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में समझिए कि हमारी कंट्री में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आया कैसे। इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता हूं। एनजीटी जिसको आप लोग बोलते हैं, इसका मतलब है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगर बात करें तो ओरिजिन कहां से है यहां पर, ये तो यूनाइटेड नेशन का जो कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की जो पार्टी हुई थी यहां पर ये 1992 में, तो वहां से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारे द्वारा बनाया गया। यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारी कंट्री में यहां से निकल कर आया, एनजीटी जिसको बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद में हमारी कंट्री वर्ल्ड में तीसरी कंट्री थी जिसने एनजीटी जैसी बॉडी को बनाएगा। हमारी कंट्री में कहां से इंस्पिरेशन निकल कर आती है, तो अगर संविधान के बारे में आप लोग बात करोगे तो संविधान के अंदर जो आर्टिकल 21 है उससे यहां पर ये पावर लेता है। वो किसके बारे में बात करता है, वो बात करता है राइट, जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के बारे में एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। तो जब पार्ट 3 के अंदर आप लोग जाएंगे तो संविधान के अंदर तो ये आप लोगों को फंडामेंटल राइट नजर आएंगे, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर। इसके अंदर जो आर्टिकल है ये राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं। इसी के बारे में राइट टू लाइफ तभी आएगी ना जब इन्वायरमेंट अच्छा हो, अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो राइट टू लाइफ कहां से आएगी। तो इसलिए राइट टू लाइफ के बारे में बात की जाती है, तो इन्वायरमेंट के बारे में भी बात की जाती है। राइट टू प्राइवेसी भी यहीं पर आती है, जैसे इंसान पैदा हो जाता है तो केएस पुत्तास्वामी केस था जो राइट टू प्राइवेसी का, तो वो भी यहीं से निकल कर आया था 2017 में जब राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया। तो ये भी इसी के बारे में है। जो एनजीटी है हमारी कंट्री में ये कब बनाया गया, तो 2010 में हमारी कंट्री में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएगी पार्लियामेंट में पास करके। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है कि यहां पर ये जो काम करेगी ये बेसिकली एक तरीके से ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है या फिर संवैधानिक बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि प्रॉपर पार्लियामेंट में एक्ट पास करके बनाई गई है। पर लेकिन फॉलो क्या करती है, नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट फॉलो करती है। यानी कि जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है यहां पर हमारी कंट्री में, जिसको आप लोग 1908 का बेसिकली 1908 की बात करते हैं,
तो नॉर्मल इसको फॉलो किया जाता है हमारी कंट्री में जो कोर्ट है, पर लेकिन जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो इसको फॉलो नहीं करता है, तो वो नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। तो नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है, एक तो किसी भी केस में अगर आप लोग डिसीजन देंगे तो वो उसको सुने बगैर नहीं देंगे, यानी कि मान लीजिए मैं गिल्टी हूं किसी केस में, तो ऐसा नहीं कि मुझे सुने बगैर सजा सुना दी। दूसरा, अपने ही केस में खुद जज नहीं होंगे, यानी कि आप ही के ऊपर आरोप लगाया गया और आप ही लोग जज बने बैठे हैं, तो वो भी यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, तो उससे आप लोगों को बात करनी पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। ये अगर बात करें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, तो हमारी कंट्री में एक तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है वो है दिल्ली के अंदर में मेन हेड ऑफिस, बाकी इसके अलावा पुणे जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्ट में, भोपाल सेंट्रल में, चेन्नई साउथ में और कोलकाता ईस्ट में। तो जो चेन्नई वाला है साउथ में, उसकी ब्रांच के बारे में यहां पर बात की जा रही है, जो ये आर्टिकल यहां पर निकल के आ रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके चेयरपर्सन कौन है, आप लोग ये बताइए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तब तक मैं इस ब्रांच के बारे में बात करता हूं, क्या क्या बातें की जा रही है। तो साउथ ब्रांच कहां पर है, चेन्नई के अंदर में। तो आखिर ये न्यूज में क्या है उसके बारे में समझने से पहले एक छोटा सा मैं आप लोगों से यहां पर कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। बेसिकली यहां पर ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, एक मिनट, ठीक है, अब सही है, ओके। तो इसमें देख लेते हैं बेसिकली क्या क्या बातें की जा रही है, इसको समझिए आप लोग। ट्रिब्यूनल शब्द के बारे में बात करते हैं। ट्रिब्यूनल शब्द ड्राइव किया जाता है ट्रिब्यून्स, ठीक है, इसका मतलब होता है मजिस्ट्रेट ऑफ द जो क्लासिकल रोमन एम्पायर, तो वहां से ये निकल कर आया, ठीक है। नॉर्मली जो ट्रिब्यूनल है रेफर किया जाता है, ट्रिब्यून जो होते हैं रोमन ऑफिशियल अंडर जो मोनार्की होते हैं। देखिए एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रोटेक्ट सिटीजन को करना है, आर्बिट्रेरी जो एस्ट्रोगेट है मजिस्ट्रेट है उनसे, तो ट्रिब्यूनल यूज किया जाता था। ट्रिब्यूनल जनरली जो है यहाँ पर ये यूज किया जा रहा है आज के डेट में हमारी कंट्री में। अगर केसेस को जल्दी निपटाना है, लंबे समय तक कोर्ट में पेंडिंग पड़े रहते हैं, प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, तो उससे हटाने के लिए ट्रिब्यूनल बनाए गए। तो ट्रिब्यूनल जो है ये टाइटल यहां से निकल कर आया। हमारी कंट्री में क्या संविधान में स्टार्टिंग से बिल्कुल नहीं है। हमारी कंट्री में जब इंदिरा गांधी जी थी 1975 से लेकर 77 तक इमरजेंसी लगाई गई उनके द्वारा, तो 42वां संविधान में संशोधन किया गया 1976 में, तो वहां से आर्टिकल 323A ये ऐड किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए, और बाकी दूसरे जो मैटर होंगे 323B लाया दूसरे ट्रिब्यूनल के लिए, जिसमें टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज, ये बेसिकली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये लैंड रिफॉर्म, अर्बन प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें दूसरे मैटर इसके अंदर आ गए। तो ये सारे मैटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये ट्रिब्यूनल के द्वारा सोल्व किए जाते हैं। हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट होता है और हाई कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर मेट्रोपॉलिटन लेवल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल होते हैं, तो ट्रिब्यूनल भी यहां पर इसके अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इंडस्ट्रियल कोर्ट या फिर फैमिली कोर्ट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है, उसके नीचे हाई कोर्ट के बारे में, तो पॉलिटी के अंदर सारी चीजें कवर कर रखी हैं आप लोग ही, तो उनको जाकर देख सकते हैं। तो ट्रिब्यूनल हमारी कंट्री में ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा जब ये ट्रिब्यूनल ऐड किया गया, तो बेसिकली यहां पर जो स्पेशलाइज्ड बॉडी बनाएगी, तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, एक तो स्पेशलाइजेशन और एक्सपर्टीज, तो यानी कि एक तरीके से नॉर्मल तरीके से कि टेक्निकल मेंबर होने चाहिए। अगर इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो क्या है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, जल्दी से लोग जा सकते हैं इसके अंदर, और यहां पर यूटिलाइज किया जा सकता है एक्सपर्टीज का जो प्रोस्पेक्टिव फील्ड में, यानी कि लंबे समय तक आप लोगों को कोर्ट के चक्कर नहीं काटने हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ से ट्रिब्यूनल यहां पर बनाया गया। तो यहां पर अभी ये न्यूज में क्यों है कि साउथ ब्रांच जो कि चेन्नई के अंदर में है, यहां पर यह बेसिकली गिरिराज जो विद्यानाथन, तो ये पर्सनैलिटी है जिनको अपॉइंट किया गया साउथ बेंच में ट्रिब्यूनल के अंदर, और इनका जो केस है ये यहां पर कोर्ट में पहुंच गया कि इनकी एक्सपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है कि इनको यहां पर इसमें अपॉइंटमेंट करना है या नहीं करना है, तो ये बात बोली गई, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली जो गिरिजा है यहां पर ये, तो इनको ये बोला जा रहा है कि ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है जो पोस्ट इनको दी गई है, ठीक है। तो यानी कि जो ये एक आईएएस ऑफिसर है, जो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर है जिनको अपॉइंट किया गया, तो उनकी कैपेबिलिटी उतनी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं इन सेंस मतलब उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए इसमें अपॉइंटमेंट करने के लिए वो अप टू द मार्क नहीं है। तो यहां पर अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या होती है पहले वो समझिए। तो नियरली एक्सपीरियंस जो होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। इन्वायरमेंट के मैटर में 5 साल तक का बेसिकली देखने की बात की जा रही है। तो क्या क्या है बेसिकली, एक तो क्वालिफिकेशन और एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस कैसा है, तो उसके बेस पर अपॉइंटमेंट की जाती है। अगर पहले में बात करें यहां पर जैसे कि क्वालिफिकेशन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तो 15 साल तक का जैसे साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, और 5 साल तक का स्पेशल जैसे कि इन्वायरमेंट में यहां पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। पहला मुद्दा ये बोला गया, ठीक है। दूसरा बोला गया यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव के मामले में, तो 15 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लगभग 5 साल तक का आप लोग होना चाहिए डीलिंग विद इन्वायरमेंटल मैटर, तो ये होना चाहिए। या फिर आप लोग अगर अपॉइंटमेंट किए जाने हैं तो दोनों में से कोई भी अगर एक फुलफिल भी हो रही है तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो यहां पर जो विद्यानाथन है, यहां पर ये सेक्रेटरी है इन्वायरमेंट के तमिलनाडु के अंदर, चेयरपर्सन रहे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, तो लगभग 28 मंथ तक
तो 12 महीने का आप लोग का 1 साल हो गया, ठीक है, 12 दूनी 24, 2 साल हो गए, पर लेकिन यहाँ तो 5 साल की बात की जा रही है, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हाई कोर्ट के अगर बात करें इसके अंदर, तो हेल्थ जो सेक्रेटरी भी यहाँ पर ये रहे कुछ लंबे समय तक, तो उसको भी यहाँ पर इसका टेन्योर को ऐड करने की बात की गई कि ये भी एक्सपीरियंस ऐड करो। तो जो सेकंड क्राइटेरिया है यहाँ पर ये, जिसमें एक रियल एक्सपर्टीज की बात की जाती है, तो रियल ग्राउंड पर एक्सपर्टीज होनी चाहिए यहाँ पर। तो यानी कि राइटली जो बेसिकली एक तरीके से जो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा डिक्लाइन कर दिया गया इंटरफेयर करने से, क्योंकि कोर्ट के द्वारा बोला गया कि जो एक्ट बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, उसने इसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया है। तो यानी कि ये पार्लियामेंट का मैटर है, पार्लियामेंट को इसमें देखना पड़ेगा। तो कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया कि उसको ढंग से इसको समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो है अभी कई सारे ट्रिब्यूनल एबोलिश कर रही है। संडे में जो आप लोगों का लेक्चर आएगा, या फिर कल भी मैं डिस्कस कर सकता हूं, ट्रिब्यूनल का एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। वो बचा हुआ है आप लोग एक्चुअली, ठीक है, तो वो आर्टिकल में डिस्कस करूंगा। तो वो आर्टिकल काफी डिटेल में, मुझे लग रहा था कि उसको थोड़ा सा टाइम देकर डिस्कस करूंगा। तो संडे में, सैटरडे में जब भी जैसे कम आर्टिकल मुझे लगेंगे, तो उस आर्टिकल को मैं डिस्कस करूंगा। काफी प्यारा डिस्कशन रहेगा। हमारी कंट्री में गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो ट्रिब्यूनल को एबोलिश कर रही है। और जैसा मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, अगर ट्रिब्यूनल को एबोलिश किया जाता है तो सीधा मैटर अगर यहां नहीं जाएगा तो ये हाई कोर्ट के अंदर जाएगा। तो हाई कोर्ट के अंदर वैसी ही दिक्कत चलती रहती है, तो वो कैसे मैटर सोल्व करे जाएंगे वहां पर, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये दिक्कत है यहां पर। तो इसके चलते गवर्नमेंट जो स्टेप उठा रही है, तो उसके बारे में यहां पर अभी ट्रिब्यूनल को ढंग से भी उसमें जो अपॉइंटमेंट की जा रही है वो भी ढंग से नहीं हो रही है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो लाभदायक है एक तरीके से, कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है अगर इस तरीके से कि, पर लेकिन दिक्कत क्या है, यहां पर ट्रिब्यूनल में अपॉइंटमेंट ढंग से होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि उसमें उसके लोगों को अपॉइंट किया जाए? मान लीजिए कल को किसी एरिया में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और उस प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेनी है, तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिली नहीं, वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर वो केस चला गया। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपना कोई आदमी बैठा हुआ है, तो वो क्या करेगा, उस केस को क्लियर कर देगा। यानी कि इस तरीके की चीजें यहां पर देखने को मिलती है। तो यहां पर अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये बोला गया था कि नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन आप लोगों को बनाना चाहिए। जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी है ना, ऐसे ही नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाना चाहिए, जो कि अपॉइंटमेंट कैसे करनी है और फंक्शनिंग कैसे करनी है वो काम यहां पर कर सके। पर लेकिन वो नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंट होने चाहिए, पर लेकिन गवर्नमेंट के नीचे काम करते हुए कई बार नजर आते हैं, जो कि दिक्कत वाली बात है। तो इसके चलते यहां पर इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन मार्क भी लगाया जाता है। तो ट्रिब्यूनल क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन क्या क्या है, कहां से निकल कर आए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बेसिक प्रीलिम्स के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो एक मोटा मोटा आइडिया रखिएगा इनके बारे में। कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। देखिए कंफ्यूजन हुआ करे तो बताया जरूर कीजिए, ठीक है, जहां पर भी आप लोग कोई कंफ्यूजन देखने को मिले। नेक्स्ट बात की जा रही है, क्वेश्चन की तरीके से भी ले सकते हैं आप लोग ये, शुड इलेक्शन कैंपेन बी मेड वर्चुअल, क्या इलेक्शन कैंपेन जो है वो वर्चुअल बना देने चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कैसे देंगे, खासकर कोविड-19 के टाइम पर। यूएसए में भी देखने को मिलेगा डिबेट डिस्कशन होता है, प्रेसिडेंट आमने सामने आकर डिस्कस करते हैं चीजों को। तो इसके चलते क्या इनको इस तरीके से कर देना चाहिए? तो देखिए ये पावर जो है, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है, पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में होती है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बात बताता हूं यहां पर, जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन है, आर्टिकल के अंदर नहीं देखने को मिलेगी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनके हाथ में पावर होती है कि पॉलिटिकल पार्टी को वो दूरदर्शन पर या ऑल इंडिया रेडियो पर, जहां पे मैंने बोला एजुकेशन के बारे में बात करें, वहां ऑलरेडी इलेक्शन के कैंपेन चलाए जाते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग वहां पर एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग टाइम दिया जाता है 90 मिनट, ठीक है, 90 मिनट दिया जाता है यहां पर नेशनल पार्टी को, या फिर जो रिकॉग्नाइज पार्टी है स्टेट के अंदर में, कि दूरदर्शन के नेटवर्क या ऑल इंडिया के नेटवर्क पर जाकर ये अपना प्रोग्राम कर सकते हैं। तो यहां पर जो नेशनल, अगर प्रसार भारती कॉर्पोरेशन के बारे में बात करें, तो ये कंसल्ट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में कि एक्चुअल डेट और टाइम क्या होनी चाहिए इनकी ब्रॉडकास्ट की। तो यानी कि पूरा किसके हाथ में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है। और यहां पर ये जो स्टेट पार्टी है, नेशनल पार्टी है, तो इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के हिसाब से इसको डिफाइन किया जाता है। यानी कि पावर आ गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में कि वो यहां पर वर्चुअली इसको कर सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है अगर वो स्टेप उठाए तो। अगर बात करें तो आर्टिकल 324 जो है ये पावर भी देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, वो इस तरीके से चीजों को लेकर चल सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहां पर वर्चुअली रैली के बारे में बात करें तो जो कि अब तक कंडक्ट नहीं कराई जा रही है, अगर कराई जाए तो पेंडेमिक के टाइम पर ये काफी इंपॉर्टेंट होगा कि हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हालांकि इलेक्शन अभी बीच में चल रहे हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई रोकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। अब से यहां पर कोविड-19 का जो इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, तो यहां पर ऑनलाइन रैली की जा सकती है ताकि जनता, देखिए आप लोग यहां पर ये वेस्ट बंगाल की पिक्चर है, कितने लोग यहां पर जो ये अपना मास्क लगाए बैठे हैं, ठीक है, दिख रहा है कोई मास्क लगाए बैठे हैं। इवन जो लीडर भी आते हैं तो वो भी मास्क वगैरह यूज करते हुए आप लोगों को नजर नहीं आएंगे, ठीक है।
तो वो कंडीशन देखने को मिलेगी। तो बहुत रेयर एक बंदा देखिए यहां पर ये मास्क लगा रहा है, ठीक है, बाकी क्या कोई मास्क लगा रहा है यहां पर दिख रहा है आप लोग यहां पर इतनी भीड़ के अंदर में कोरोना वायरस नहीं फैलेगा क्या यहां पर? तो ये सिचुएशन है, तो ऑनलाइन इनको कंडक्ट करा देना चाहिए। प्रसार भारती जो है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीलिम्स के अंदर में। प्रसार भारती एक हमारी कंट्री में पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। प्रसार भारती एक्ट 1990 के तहत इसको बनाया गया और ये क्वेश्चन था यहां पर कि दूरदर्शन टेलीविजन और ऑल इंडिया जो रेडियो है ये प्रसार भारती के अंडर में आता है, ठीक है। अर्लियर जो था ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंडर बेसिकली था, अब ऑटोनोमस बॉडीज को बना दी गई है। तो यहां पर क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी को कंपेन करना है अपना, तो पहले उसको अपनी जो यहां पर सबमिट करनी होती है जो ट्रांसक्रिप्ट होती है और रिकॉर्डिंग एडवांस में, ताकि उसको देख सके कि उल्टी सीधी बातें तो नहीं बोल रखी है उसके अंदर, तो उसको चेक करने के बाद में फिर उसको आगे अलाउ किया जाए। सिग्निफिकेंस क्या है कि पेंडेमिक के टाइम पर जो रिस्ट्रिक्शन है मूवमेंट के ऊपर, उसके चलते लोगों की सेफ्टी के ऊपर, तो नॉन कॉन्टैक्ट बेसिस के ऊपर कंपेन किया जाए, तो ये एक अच्छा तरीका होगा अगर इसको अलाउ किया जाए, तो प्रॉपर वे में टाइम डिफाइन कर दिया जाए ऑल इंडिया रेडियो और इसके ऊपर, तो इसको लेकर चलना चाहिए, तो एक अच्छा तरीका होगा। आप लोगों की क्या राय है, अगर बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोगों से मैं ये राय मांगू, आप लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो आप लोग अपनी राय यहां पर बता सकते हैं, ठीक है। तो अपनी राय भी आप लोग जरूर बताएगा इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। तो ये था यहां पर इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी इसको लेकर आई होगी, ओके। तो ये आज का डिस्कशन था, मैंने संडे सैटरडे की जो बात की है वो जरूर याद रखिएगा, उसमें काफी कुछ हम लोग और भी डिस्कस करेंगे जो कि एक्स्ट्रा चीजें हैं, ठीक है। यहां पर आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, ये है यहां पर इंडियन ओशन के अंदर में, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से यहां पर एजप्शन पूछा था, यहां पर ये अगलेगा, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर लोकेशन होगी आप लोगों के सामने, तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों का एक तरीके से हो गया, तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो कई सारे प्यारे आर्टिकल डिस्कस मैंने यहां पर किए, तो ये आप लोगों के पास में आप लोगों को इनके बारे में रिवीजन एक बार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे प्रोटम स्पीकर के बारे में हम लोगों ने समझा, ठीक है, इसी के साथ में डिटेल में मैंने समझाया किस तरीके से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वगैरह ये काम कर रहे हैं, वो सारे टॉपिक हम लोगों ने समझा, जो ट्रिब्यूनल नॉर्मल तरीके से कैसे कैसे क्या अपॉइंटमेंट की जा रही है वो समझा, ये पॉलिटिकल पार्टी वाला ये आ गया, सुप्रीम कोर्ट में कैसे कैसे क्या काम चल रहा है वो सारी चीजें, तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जो स्टैटिक पोर्शन के पॉइंट ऑफ से भी आप लोग इनको देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना रिवीजन के पॉइंट ऑफ से, और मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक यार अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, तो अपना फीडबैक देकर जरूर जाया कीजिए। अगर लेक्चर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कर जाइए यार, पर लेकिन डिसलाइक कर बताइए जरूर कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। और कल जो वीडियो बनाई थी मैंने वो नेचुरल वेंटिलेटर के ऊपर, उसको जरूर देखेगा और देखेगा किसी को जरूरत है तो उसके बारे में जरूर बताइएगा, ठीक है, तो ये काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, अपनी हेल्थ अपने परिवार की हेल्थ का भी ध्यान रखिए, और डिस्टेंस बनाए रखिए थोड़ा सा लोगों से, और अपनी जो मास्क वगैरह है उनको जरूर यूज कीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।